स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि नारुतो जैसे ही हिमावरी को बचाने के लिए हवा में जाता है, वैसे ही डेल्टा उसके ऊपर अपने बीम से अटैक कर देती है और वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि कावाकी ने अपने हाथ को सेक्रीफाइस कर दिया होता है नारुतो और हिमावरी को बचाने के लिए। उसका हाथ रीजनरेट भी नहीं कर पाता। तो डेल्टा थोड़ी सी चौंक जाती है कि उससे क्या हो गया, क्योंकि उसको वैसल को वापस लाने के लिए भेजा गया तो उससे वैसल के ऊपर अटैक हो गया गलती से। तो वो कावाकी को बोलते हैं कि तुमने आज पहली बार किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। और उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इन तीनों के ऊपर कि तुम तीनों को मैं मार डालूंगी। तभी वो कावाकी को डांटते हुए बोलते हैं कि तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि तुम वैसे लो, तुम्हारा अपनी बॉडी पे कोई भी हक नहीं है, तुम्हारा हक, तुमने हिम्मत कैसी की अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करने की। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, मैं तुम्हें वापस लेके जाऊंगी और तुम तो रीजनरेट नहीं कर पाओगे, लेकिन हम लोगों को तुम्हें रीजनरेट करना पड़ेगा, तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। तो नारुतो बोलता अभी तुमने इसको वैसल बोला, वैसल का मतलब क्या है और तुम लोग इसको वैसल क्यों बोल रहे हो। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम तो वैसे ही मरने वाले हो। तो नारुतो बोलता है अच्छा तुम्हें लगता है तुम मुझे मार दोगी, तो फिर मारा क्यों नहीं, अभी मार दो चलो। और हम लोग देते हैं उसके बाद में नारुतो के वो बीच में और उसके बीच में काफ़ी जोर से फाइट होने लग जाती है। और वो फाइट शुरुआत में तो नॉर्मल होती है, बाद में वो इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और नारुतो वो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है डेल्टा के ऊपर। तो डेल्टा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हम लोग देते हैं उनकी फाइट इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है कि बोरुतो, कावाकी और हिमावरी को तो वो लोग दिख ही नहीं होते, बस उनकी रेस दिख रही होती है, उनकी ऑरा दिख रही होती है। तो बोरुतो बोलता है कि डैड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, मैंने डैड को ऐसे फाइट करते हुए बहुत कम बार देखा है। तभी हम लोग देखते हैं नारुतो अपना पूरी फोर्स लगा के एक पंच मारता है डेल्टा को, डेल्टा काफ़ी दूर जाके गिरती है और हम लोग देखते हैं डेल्टा के मुंह से खून निकलने लग जाता है और डेल्टा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, मैं इतनी बुरी तरीके से पिट कैसे सकती हूँ। तभी उसकी नज़र नारुतो पे पड़ती है और वो अपने मन में सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए, ये चाहे कितना पावरफुल, आखिरकार ये है तो ह्यूमन ही ना, ये थक चुका है, मैं सिर्फ एक बार इसके ऊपर अपनी डिस्ट्रक्टिव बीम से अटैक करूंगी, ये मारा जाएगा। तभी हम लोग नारुतो उसको बोलता है कि तुम्हें मेरी वार्निंग तो याद है ना, मैंने तुम्हें बोला था अगर तुमने मेरे बच्चों के ऊपर एक बार भी उंगली उठाई तो मैं तुम्हें रिग्रेट करवा दूंगा और तुम सोचोगे काश तुम मर जाती। मुझे लग रहा है कि तुमने वो सुना नहीं था ढंग से, है ना, लेकिन मैंने तुमको सुनाने के लिए बोला था और अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है। अब चाहे तुम सॉरी बोलो चाहे कुछ भी, मैं तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, कारा को, चाहे मुझे ढूंढ के डिस्ट्रॉय करना पड़े, लेकिन मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हें भी। तो हम लोग देखते हैं कि डेल्टा जो होती है अपने मन में सोच रही होती है कि ये बंदा ये सब कुछ कावाकी लिए कर रहा है, इसको इतना गुस्सा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कावाकी के ऊपर अटैक कर दिया। तभी हम लोग देखते हैं नारुतो जैसे जैसे उनके पास जाता है वैसे वो सब खुश हो रही होती है कि बस मेरे पास हो, मैं तुम्हारे ऊपर अपने बीम से अटैक कर दूंगा। और जैसे ही नारुतो उसके पास आता है वो अपने बीम से नारुतो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन नारुतो अपने जाइंट राशिगान से उसकी बीम को ऑब्जॉर्व कर लेता है या फिर हटा देता है। तभी हम लोग देखते हैं जो डेल्टा होती है उसके जाइंट राशिगान को ऑब्जॉर्व कर लेती है और नारुतो को हम लोग देखते हैं उस जाइंट राशिगान को मैसिव राशिगान के अंदर तब्दील कर देता है और बड़ा कर देता है। तो डेल्टा बोलते तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके साइज को बड़ा कर दोगे तो मैं इसको ऑब्जॉर्व नहीं कर पाऊंगी। तो कावाकी बोलते हैं सब कुछ क्या करें लॉर्ड होकागे। तो नारुतो बोरुतो बोलता है कि मेरे डैड के दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डेल्टा घबरा जाते हैं कि आखिरकार इसके चक्रा की कोई तो लिमिट होगी, आखिरकार ये कितना बड़ा करेगा इसको। तभी बोरुतो बोलता है कि मेरे डैड शायद ये सोच रहे हैं कि इसके अब्जॉर्व करने की कोई ना कोई तो लिमिट होगी। और हम लोग देखते हैं ऐसा ही होता है, जो अब डेल्टा होती है उसकी अब्जॉर्व करने की लिमिट खत्म हो जाती है और उसकी बॉडी पूरी हीट कर जाती है और उसकी आंख खत्म हो जाती है और हम लोग देखते हैं उसकी आंख के सारे फंक्शंस खत्म हो जाते हैं, वो अपने ड्रोन को भी कंट्रोल नहीं कर पाती वो अपनी आंख से। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नारुतो बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा था, तुमने मेरा पिछला राशिंगन ऑब्जर्व कर लिया था और उसको दोबारा थ्रो भी किया था, मतलब तुम उसको स्टोर करती हो अपने अंदर, उसको वैनिश नहीं करती। मैं यही देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी लिमिट है स्टोर करने की, और अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे लिए मेरे पास इतना ज़्यादा चक्रा है कि तुम उसको कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर पाती पूरी तरीके से। तो डेल्टा बोलते कि तुम इतनी एरोगेंटली सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, तुम अब मेरे को इतनी ज़्यादा लुक डाउन क्यों कर रहे हो। और वो डेल्टा नारुतो के ऊपर जैसे अटैक करने के लिए आती है वैसे ही नारुतो हवा में उछलता है और उसके ऊपर अपने जाइंट राशिंगन से अटैक करते हुए बोलता है शायद तुम्हारे ऊपर पहली बार किसी ने हेड ऑन अटैक किया होगा जिसको तुम ऑब्जर्व नहीं कर पा रही। और हम लोग इतने नारुतो का जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जंगल में जितने भी आसपास पेड़ पौधे होते हैं वो सारे उखड़ जाते हैं और बोरुतो वगैरह भी बहुत मुश्किल से बचते हैं। तो हम लोग देखते हैं उस जाइंट राशिंगन के अंदर खड्डा पड़ जाता है कारण, और हम लोग देखते हैं कि डेल्टा जो होती है बेहोश हो जाती है और नारुतो भी काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। तभी बोरुतो और हिमावरी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो बोरुतो बोलता है डैड ये सब कुछ आप क्या कर रहे हो, आप इसको साथ और क्या करना चाहते हो। तो नारुतो बोलता है कि मैं इसको इंटरोगेशन के लिए ले जाना चाहता हूँ, मैं इससे क्वेश्चनिंग करूँगा। अगर मुझे इसे मारना होता या फिर सिर्फ इसको हराना ही होता तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए ताकि मैं इसको जिंदा रख सकूँ, ताकि मैं इससे बार बार क्वेश्चनिंग कर सकूँ। तभी कावाकी भागते हुए आता है कि आपने क्या किया, आपने इसको जिंदा क्यों छोड़ दिया, आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट हो जाता है डेल्टा के अंदर, जिससे जो बीम होती है वो हर तरफ फैल जाती है, जिससे हम लोग देखते हैं नारुतो, कावाकी, हिमावरी और बोरुतो को बहुत मुश्किल से बचाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं जैसे ही वो लोग बचते हैं, कावाकी बोलता है मैंने आपको बोला था ना, हम लोग इस पर भरोसा नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं डेल्टा का जो ड्रोन होता है वो वहाँ से उड़ के चला जाता है चुपचाप और वो उन लोगों को देख, तभी हम लोग देखते हैं काशिन कोजी अपने मेंढक से उन लोगों पर नजर रख रहा होता है और वो ये पूरी फाइट्स को देख रहा होता है। तभी वो बोलता है कि नारुतो उज़ुमाकी तुम बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो, तुम्हारी पावर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, लेकिन फिर भी तुम कारा से नहीं लड़ पाओगे अकेले। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को एक विलेज दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा फैला होता है और एक काले रंग की डस्ट हर तरफ फैली हुई होती है और उस विलेज की जो फसलें होती हैं खेतों में वो भी सारी खत्म हो चुकी होती हैं और वहाँ पे हर तरफ वो काले रंग की डस्ट फैली होती है। तभी हम लोग देखते हैं एक औरत वहाँ पे खिड़की के पास खड़ी होती है। तभी अंदर से उसका हस्बैंड उसका आवाज़ लगाता है और बोलता है कि खिड़की बंद कर दो, हमारे बच्चे वैसे बीमार हैं, तुम क्या चाहती हो कि वो मर जाएं।
तो वो औरत बोलती है कि तुम चिंता मत करो सेवियर हम लोगों को बचाने के लिए आएंगे, शायद वो हम लोगों को इस बीमारी से बचा लेंगे। तो वो आदमी उसको डांटते हुए बोलता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, तुम्हें क्या लगता है कि कोई सेवियर आएगा और हम लोगों को इस बीमारी से बचा लेगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला, ये सब कुछ इन डॉक्टरों की वजह से हुआ है। उनको पता भी नहीं है कि बीमारी कहाँ से होती है, वो हमसे पैसे लेके चले जाते हैं। तभी हम लोग उस आदमी को भी खांसी आने लग जाती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और बोलता है कि मिस्टर कोकुशी, कुछ स्ट्रेंजर्स विलेज के अंदर आए, आपको भी वहाँ पे जाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कोकुशी अपने हाथ में फावड़ा लेते और जाता है, उसको लगता है शायद उनको लूटने के लिए फिर से कोई आया है। तो वो लोग जैसे ही बाहर जाते हैं वो देखते हैं वहाँ पे 5-6 सुंदर सुंदर लड़कियाँ खड़ी होती हैं जिन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं। तभी वहाँ पे व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए बोरो आता है जिसके ऊपर कर्मा बनी होती है जो कि कारा का निशान है। तो हम लोग देते हैं उनमें से एक लड़की बोलते हैं कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपको यहाँ पे बचाने के लिए आए। तो कुछ तो ऋषि बोलता है कि तुम लोग हमें बचाने के लिए, तुम लोग शायद हम लोगों को यूज़ करने के लिए हो ताकि तुम लोग हमसे लूट के ले जा सको यहाँ पे सामान। तो ये बोरो उसके पास जाने लगता है। तो वो बोलता है कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। तो बोरो अपना हाथ उसकी तरफ करता है और बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग देखते हैं जो बंदा होता है उसके अंदर से जो बीमारी होती है वो चली जाती है। और वो बोलता है कि शायद तुम लोग विश्वास नहीं करोगे लेकिन मेरे सांस लेने में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। तभी हम लोग इतने अंदर से उसकी वाइफ आती है और बोलते हैं प्लीज़ मेरे बेटे को ही बचा लीजिए, उसको भी बीमारी ठीक कर दीजिए। तभी हम लोग देखते हैं बोरो उसके बेटे के ऊपर हाथ करता है और हम लोग उसके बेटे की भी जो बीमारी होती है वो भी दूर हो जाती है और वो फिर से ठीक हो जाता है। तो वो बोलता है डैडी मुझे हर्ट नहीं हो रहा है सांस लेने में, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। तो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सारे लोग उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं सेवियर प्लीज़ हमें ही बचा लो, सेवियर प्लीज़ हमें ही बचा लो। तो पीछे से लड़की आती है और बोलती है तुम लोग चिंता मत करो, आपको इतना ज़्यादा हड़बड़ी मचाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपको इसीलिए मचाने यहाँ पे सिर्फ बचाने के लिए आए हैं। और हम लोग देखते हैं धीरे धीरे करके जो आसमान में जो काले रंग की धुंध होती है, काले रंग की जो मिट्टी होती है, डस्ट होती है, वो सारी खत्म हो जाती है और वो नॉर्मल धूप हो जाती है वहाँ पे। और हम लोग देखते हैं सारे लोग उनके आगे झुक जाते हैं और बोलते हैं सेवियर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों को बचा लिया, हम लोग भाग्यशाली हैं कि जो आपने हमारे विलेज में आने का डिसाइड किया। तो बोरो बोलता है कि तुम लोग चाहे इलनेस से बच जाओ लेकिन सिर्फ इलनेस ही अकेली ऐसी चीज़ नहीं है जिससे तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत है। तुम लोगों को गरीबी से डरने की ज़रूरत है, तुम कभी गरीबी से बाहर निकल ही नहीं पाओगे, ये सब कुछ इस वर्ल्ड की गलती है। तो बोलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम लोग इससे बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो बोरो बोलता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम लोग अपने विश की ज़िंदगी जी सकते हो, जैसा तुम चाहते हो वैसी ज़िंदगी जी सकते हो। उसको इन्फिनिट सुकुयोमी बोलते हैं। तुम लोग इन्फिनिट सुकुयोमी को अगर अपने आप को सौंप देते हो तो तुम अपने ड्रीम्स की ज़िंदगी को जी सकते हो। तुम लोगों में से बहुत जन लोगों ने आज से लगभग 10-15 साल पहले इन्फिनिट सुकुयोमी को महसूस भी किया होगा। तो लोग बोलते हैं क्या सच में हम लोग उस वर्ल्ड में जा सकते हैं दोबारा? तो बोरो बोलता है मैं तुम लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम लोगों को यूटोपिया लेके जाऊँगा और मैं तुम लोगों को इन्फिनिट सुकुयोमी के अंदर डालूंगा। फिर हम लोग देखते हैं उन सब लोगों को बोरो के महल के अंदर लाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा विशाल होता है। तो वो सुंदर सी लड़की बोरो के पास आके बोलते हैं कि हमने सारे विलेजर्स को बुला लिया और उनके अंदर प्योरीफिकेशन रिचुअल चल रहा है। तभी हम लोग वहाँ पे कोड आता है। तो बोरो उस लड़की को भेजते हुए कोड को बोलता है तुम यहाँ पे कैसे है, मैंने तुम्हें बोला था ना यहाँ पे मत आना। तो कोड बोलता है मैं तो यहाँ पे सिर्फ आमदो को एक मैसेज लेके आया था, तुम्हें मेंटेनेंस के लिए बुलाया आमदो ने। तो बोरो बोलता है कि मैं अपनी चैरिटी वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आ नहीं सकता। तो कोड बोलता है हाँ देख रहा हूँ मैं तुम्हारा चैरिटी वर्क, तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, क्या सच में लोगों को धोखा देने में मज़ा आता है? तो भी बोरो उसकी कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें किसने बोला कि मैं लोगों को धोखा दे रहा हूँ, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है लोगों को धोखा देने का, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है बोलने की? तभी कोड बोलता है कि ठीक है वो सब छोड़ो, मैंने आमादो से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें लेके जाऊँगा तो तुम प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो बोरो बोलता है वो तुम्हारी दिक्कत है, तुमने उससे प्रॉमिस किया था, मैं नहीं आने वाला। तो कोड बोलता है अच्छा तो तुम नहीं जाओगे, तो मुझे लगता है मुझे फिर फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो अपनी आंखों को थोड़ी तिरछी करता है। तभी हम लोग देखते हैं बोरो अपने हाथ को हटा लेता है उसकी कॉलर से और चुपचाप जाने लगता है। तो कोड बोलता है मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि तुमने फैसला कर लिया मेरे साथ जाने का। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जीगन भी अपने रूम से बाहर आ जाता है। तो आमदो बोलता है इस बार तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो जीगन बोलता है वो सब छोड़ो, काशिनको जी का क्या चल रहा है, वो वेसल को लेके आया अभी तक? तो आमदो बोलता है काशिनको जी ने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं बताया और ना ही मुझे डेल्टा के बारे में कुछ पता चला है, डेल्टा उसके पीछे गई थी लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई, ना ही उसने कुछ मैसेज भेजा है। तो जीगन बोलता है मुझे तुम्हें देख के लग रहा है कि तुमने अभी तक किसी भी ट्रेडर को पकड़ा नहीं है। तो आमदो बोलता है आप चिंता मत करो मैं जल्दी पकड़ लूँगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, बाय बाय।